नमस्कार, वॉइस ऑफ उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड सरकार जुटी आगामी बजट की तैयारी में। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बोले, जनसंवाद करके तैयार होगा बजट। एजेई भर्ती घोटाला मामले में पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार। विभिन्न धाराओं में हुई एफआईआर दर्ज। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस की तैयारियां हुई तेज। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बोले, भाजपा सरकार में बह रही है घोटालों की गंगा। उत्तराखंड यूथ कांग्रेस कमेटी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू। पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। और जोशीमठ में भारी बर्फबारी के बाद मौसम हुआ खुशनुमा। औली में उमड़ा पर्यटकों का हुजूम। और अब खबर विस्तार से। केंद्र सरकार के बजट के बाद उत्तराखंड सरकार आने वाले समय में अपना बजट पेश करने जा रही है। पिछली बार बजट पेश करने से पहले सरकार ने आम जनता और पब्लिक से उनकी राय ली थी। इस बारे में बजट को लेकर सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हम जनता से अधिक संवाद करके बजट को लेकर उनकी राय लेंगे। साथ ही सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने विभाग का प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा, बजट को बेहतर करने के लिए जल्द ही सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। इस बजट को लेकर व्यापारी, किसानों और पर्यटकों से जुड़े लोगों से खास तौर से राय ली जाएगी। हमारे प्रदेश से जितने भी विभाग हैं उनसे हमारा जो विभाग है उनसे प्रस्ताव मांग रहा है। बहुत जल्द सभी अधिकारियों के साथ बैठक होगी और उसके बाद आप जानते हैं कि हमारा बजट प्रस्तुत होना है। पिछली बार भी जब पहली बार मैंने बजट पेश किया था तो मैंने जनता से संवाद किया था। एक जो है नैनीताल के अंदर, दूसरा देहरादून के अंदर, यानी 11 मई 2022 को 15 मई 2022 को नैनीताल में और 19 मई 2023-22 को देहरादून में एक सबसे बैठना हुआ था। उसमें स्टेक होल्डर्स जो भी थे, चाहे व्यापारी वर्ग होगा, पर्यटन से रिलेटेड होंगे, किसान होंगे, स्थानीय निकाय और अन्य जनप्रतिनिधि लोग हैं, सभी स्टेक होल्डर से बातचीत की थी। एक आम जनता का बजट हमने पेश लास्ट टाइम किया था। तो ये जो क्रिया है इस बार भी हम करेंगे प्रयास कि हम और ज़्यादा संवाद जनता से करें। और वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा पिछले माह कराई गई पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला हो या फिर एजेई की परीक्षा में पाई गई गड़बड़ी का मामला हो, जिसके संबंध में सरकार के द्वारा लगातार कार्यवाही भी की जा रही है। जहां एक और पटवारी परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से तिथि की घोषणा की गई है, तो अब उसको लेकर प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं एजेई की परीक्षा में पाई गई गड़बड़ी को लेकर हरिद्वार एसआईटी की जांच के आधार पर मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर हरिद्वार पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भर्तियों में हो रही गड़बड़ी का मामला दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि इसको लेकर हमारी सरकार कठोर कार्यवाही कर रही है। जो लोग इसमें संलिप्त पाए गए हैं उनको सलाखों के पीछे भेजने का कार्य किया गया है। परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां सामने आ रही हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा इन गड़बड़ियों को रोकने के लिए और इन गड़बड़ियों में जो लोग लिप्त हैं उनको कठोर से कठोर सज़ा दिलाई जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कई लोग, दर्जनों लोग जो है जेल जा चुके हैं और नकल विरोधी अध्यादेश, नकल विरोधी कानून लाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि सख्त से सख्त कानून इसके लिए सरकार बनाने जा रही है। जिन भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हुए थे उनमें कई लोग जेल जा चुके हैं और दोबारा जो है उनकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पर लेखपाल की जो भर्ती की प्रक्रिया थी उसमें पुनः परीक्षाएं लोक सेवा आयोग के द्वारा की जा रही हैं। और वहीं उत्तराखंड में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 26 जनवरी से शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस से अब इसे और भव्य बनाने की तैयारी कर रही है। आज हल्द्वानी के एक निजी होटल में कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय सहित तमाम कांग्रेसी लोग मौजूद रहे। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि आज जिस तरह से उत्तराखंड और भारत के अंदर भाजपा शासित राज्यों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और
घोटालों पर घोटाले हो रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने हाथ जोड़ो यात्रा के तहत पूरे भारत के अंदर एक यात्रा निकाली, जिसकी अगुवाई राहुल गांधी ने की। वहीं उत्तराखंड के अंदर भी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के तहत सभी कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर पर जाकर घर घर में भाजपा के भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे और भाजपा की नीतियों के बारे में बताएंगे। के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ 26 जनवरी से प्रारंभ हो चुका है और आज लोकसभा क्षेत्र के नैनीताल जनपद के कार्यकर्ताओं के साथ, अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ, जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्य अध्यक्ष हैं, जो हमारे पीसीसी मेंबर्स हैं और जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए हमने कहा कि एक रोड मैप तैयार करने के लिए कहा है, जो बूथ स्तर तक इस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को ले जाएंगे। कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसकी जो भव्यता, उसका जो संघर्ष राहुल जी ने करा, तपस्वी तौर पे वो देश में निकले एकता और अमन चैन का संदेश लेके। अब उसी श्रृंखला में हाथ से हाथ जोड़ो, हर घर तक, हर बूथ तक, हर व्यक्ति तक कांग्रेस पार्टी का संदेश, हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी का, हमारे सम्मानित राहुल जी का, एक केंद्रीय चार्जशीट, एक प्रांतीय चार्जशीट। और मैं भी सुझाव भी देने वाला हूँ, विधानसभा वार भी जो अभाव रहे हैं और जो कमियां रही हैं, चाहे विकास की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, इन सारे मुद्दों को उठाकर हम घर घर तक जाएंगे। इससे कांग्रेस को भी मजबूती मिलेगी और जनता को भी लगेगा कि आज एक मुश्किल समय, मुश्किल घड़ी में जनता के साथ कांग्रेस खड़ी है। और उत्तराखंड युवा कांग्रेस कमेटी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कल से शुरू हो गया है। हरिद्वार में गंगा स्वरूप आश्रम में आयोजित शिविर में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता इसमें मौजूद रहे। इस दौरान वरिष्ठ नेताओं ने युवाओं को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अवगत कराया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि देश का भविष्य युवा के हाथ में है, ऐसे में उन्हें पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, धर्म और जाति में समानता रखने वाली कांग्रेस पार्टी के बारे में अवगत रहना चाहिए, ताकि भविष्य में देश का युवा कांग्रेस पार्टी को समर्थन देकर भारत को धर्मनिरपेक्ष और मॉडर्न बना सके। वह कांग्रेस का एक ट्रेनिंग कैंप था आज, बुनियाद और निश्चित रूप से युवाओं के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, जिम्मेदारी है भविष्य निर्माण की। और देश की लगभग 46% आबादी युवाओं की है और युवाओं ने बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन भी किए, समाज को बदला है, देश की दिशा को बदला है। और आज ज़रूरत भी है, जब देश में नफरत, हिंसा, घृणा का बीज बोया जा रहा है। क्या विचारधारा क्या कांग्रेस में है, आरएसएस और बीजेपी से क्या दिक्कतें देश को आने वाली हैं या क्या दिक्कतें आई हैं, उन सब चीज़ों के बारे में युवाओं को जानकारी दी जा रही है, उनको वेल इक्विप्ड किया जा रहा है। और क्यों कांग्रेस और बीजेपी में डिफरेंस क्या है, उस चीज़ को समझाएगा। और आज फैसिलिटेटर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस सत्य के रास्ते पे है। उसका प्रमाण ये है कि कांग्रेस सबके लिए समव्यवहार करती है और जो शोषित है, पिछड़ा है, उसको मदद करने की बात करती है। वो किसी भी भारतवंशी को एक नागरिक के रूप में देखती है और वो किसी को भी किसी जाति धर्म के रूप में कांग्रेस नहीं देखती। और यही ईश्वर भी करते हैं, सबके लिए सूर्य की रोशनी जैसे बराबर है। और हमने कहा कि हमको अपनी पहचान एक सेवाभावी, रचनात्मक कार्यकर्ता के रूप में करनी है और अपने लोगों को, अपने साथियों को, चाहे वो 4 हों या 40 हों या 400 हों या 4000 हों, उनको निरंतर अपने साथ बनाए रखना है, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या बल मैटर करता है। कोई मंत्र दिया है, खास मंत्र? मैंने केवल अपनी गाथा सुनाई, क्योंकि मुझे लगा पता नहीं बाद में मौका मिले न मिले, लेकिन उस गाथा में कितना भूषा था और कितना सार गहिले भूषा दे उड़ाए। ये हमने नौजवानों से कहा कि सार इसमें से ले लेना और भूसे को उड़ा देना। तो माना जाए कि ये 2024 की तैयारी करवा रहे हैं आप? राजनीतिक पार्टी को रोज की, प्रतिदिन की तैयारी भी करनी पड़ती है। 2024 तो आएगा, 2027 भी आएगा, 2029 भी आएगा, 32 भी आएगा। समय का काल चक्र तो आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता और राजनीतिक पार्टी के रूप में हर समय हमारे सामने एक नई चुनौती आती है। तो हमको उसका सामना करने के लिए अपने को मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से
चलिए बात करते हैं साधु संतों की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा बैरागी कैंप में बैरागी अखाड़ों द्वारा किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। इसको लेकर आज बैरागी अखाड़ा के साधु संतों ने 1 दिवसीय धरना दिया और साधु ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा स्टे देने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा बुलडोजर की कार्यवाही की गई। साधु संतों ने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने 13 जनवरी तक गेट को दोबारा नहीं बनवाया तो साधु संत अनशन करेंगे और हाईकोर्ट का रुख अपनाएंगे। संतों ने उनको 13 तारीख तक का टाइम दिया है, उसके बाद अगर वो नहीं करते तो फिर हम अनशन करेंगे। अधिकारियों को अपनी मर्यादा समझनी चाहिए और संतों की भी मर्यादाओं को समझना चाहिए और अगर कोई नोटिस दिया है तो कहाँ दिया है, किसको दिया है, ये भी अवगत कराएं हमें अधिकारी। नोटिस दिए बिना आपने तोड़ाई शुरू कर दी। दरअसल एक PIL डाली गई थी जिस पर लगभग 600-700 घरों के साथ साथ तीनों अखाड़ों के लिए हाई कोर्ट का स्टे 2024 तक चला आ रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने मनमानी करके यहाँ पर गेट को तोड़ा। से हमारे अधिकारियों से बात हुई है यहाँ के एक्सीएन से, वर्धन जी से, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि यदि हमारी से गलती हुई है तो हम गेट बनाएंगे। यदि वो नहीं बनाते हैं तो निश्चित रूप से 13 तारीख को हाई कोर्ट खुल रहा है। हाई कोर्ट उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार को भी लिखा जाएगा। वहीं हरिद्वार में श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के 2 महामंडलेश्वर साधुओं का पट्टा अभिषेक किया गया। इस मौके पर महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि नए युग की शुरुआत हो गई है। अखाड़ों में युवा और पढ़े लिखे साधु संत आ रहे हैं। आज पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े द्वारा 2 महामंडलेश्वर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों संत युवा हैं। महामंडलेश्वर बने युवा संतों का कहना है कि आज हमारे लिए काफी गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि हमारा कर्तव्य रहेगा कि सनातन परंपरा की पताका पूरे विश्व में लहराए। नर नारायण की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। सनातन वैदिक परंपरा के साथ में हम जब संन्यास लिए तो संसार को सद्वार्ता शिक्षा सत्कर्म के साथ जुड़ाना ही हमारा जो कर्म है, लोगों को सेवा देना और नर नारायण का सेवा करना, क्योंकि नर नारायण का सेवा ही मेरे लिए सर्वोत्तर भगवान का सेवा है। बड़ी सौभाग्य की बात है, हमारा बहुत अच्छा सौभाग्य है जो हमें ये पदवी मिली है और कुंभ में अवश्य मिल जाएंगे और कुंभ में जो हमारी व्यवस्थाएं रहेंगी वो सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। ऐसे है सत्य सनातन धर्म के लिए ही महामंडलेश्वर पद प्राप्त होता है। नए युग का सूत्रपात हो रहा है। युवा साधुओं का जो प्रादुर्भाव हो रहा है उसमें अच्छे पढ़े लिखे और चरित्रवान साधु हैं। उसी क्रम में आज श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के इष्ट देवता भगवान कपिल महामुनि जी के आशीर्वाद से, श्री पंच परमेश्वर के सानिध्य में आचार्य जी की आशीर्वाद से 2 महापुरुषों को महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त किया गया है, जिसमें एक तो स्वयं डॉक्टर है, पढ़े लिखे, वृंदावन में रहते हैं, और दूसरे जो है वो पंजाब में रहते हैं। दोनों युवा संत हैं और मुझे आशा है अखाड़े की परंपरा और सनातन धर्म की जो संन्यास की परंपरा है उसका पालन करते हुए। और चलिए बात कर लेते हैं पर्यटन की। जहाँ जोशीमठ की ऊंचाई वाले क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के बाद हुई बर्फबारी के बाद अब मौसम सुहावना हो चला है। ऐसे में पर्यटक अब बर्फ से ढकी सुंदर वादियों का दीदार करने पहुंचने लगे हैं। देश में 10 खूबसूरत विंटर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन में एक लॉर्ज कर्जन ट्रैक, कुआरी पास, गोरसो ट्रैक इन दिनों देश के कोने कोने से पर्वतारोहियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। ट्रैकर जोशीमठ से ढाका तुगासी तक वाहन से होकर तथा तुगासी गांव से ट्रैकिंग करके गुलिक कैंप होकर सीधा बेस कैंप हुलारा टैंक ट्रैक करके पहुंच रहे हैं और बर्फ में ट्रैकिंग कैंपिंग के साथ खूबसूरत हिमालय की वादियों का लुत्फ भी उठा रहे हैं। सुहावने मौसम के चलते विंटर टूरिज्म के बढ़ने के आसार नजर आने लगे हैं, जो पर्यटक कारोबारियों के लिए अच्छे संकेत हैं। तो चलिए बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष की। जी हाँ, कोटद्वार में आज से 3 दिवसीय बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है, जिसका शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने किया। साथ ही कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सम्मानित भी किया। आपको बता दें कि 3 दिवसीय कोटद्वार बर्ड फेस्टिवल का आयोजन 5 साल बाद किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कोटद्वार में पर्यटन के साथ साथ रोजगार को बढ़ावा देना है।
आज कोटद्वार बर्ड फेस्टिवल की शुरुआत हमने की है। 3 फरवरी से 5 फरवरी तक ये फेस्टिवल रहेगा। 5 साल के बाद ये दोबारा कोटद्वार में ये फेस्टिवल शुरू हुआ है और इसके लिए मैं अपने जो हमारे डीएम हैं डॉक्टर आशीष चौहान, डीएफओ हैं, एसडीएम हैं, उन सबको बधाई देना चाहती हूँ। उन्होंने इस चीज़ को दोबारा से कोटद्वार में शुरू किया है। आप लोगों को बताना चाहूँगी, मुझे जानकर खुद भी हैरानी हुई कि 700 प्रजातियां हैं पक्षी की उत्तराखंड में और 400 से ऊपर कोटद्वार में पाई जाती हैं। तो मुझे लगता है कि शायद अब समय आ गया है कि कोटद्वार के बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल को हम धीरे धीरे भारत और इंटरनेशनल पटल पर लेकर जाएं और पूरी उसमें क्षमता है। मुझे लगता है कि हम इसको अगले 2-3 साल में एक बड़ा फेस्टिवल के तौर पर कोटद्वार में ला पाएंगे। और हल्द्वानी के सबसे बड़े महाविद्यालय MBPG कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि और छात्र संघ के कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर कॉलेज की छत पर धरना दे रहे हैं। उन्होंने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। छात्र संघ का आरोप है कि पहले कॉलेज प्रशासन ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला अधिवेशन की अनुमति दी, बाद में हमें गुमराह करते हुए प्रशासन के दबाव में कॉलेज कार्यक्रम करने की विधि परमिशन नहीं दी। छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारी छात्र संघ के कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छात्र संघ अपनी जिद पर अभी भी अड़े हुए हैं। दिनों से यह प्रकरण लगातार चल रहा था, जिसमें छात्र संघ एक कार्यक्रम को लेकर लगातार विरोध कर रहा था। पूरी की पूरी छात्र संघ इस पर विरोध पर थी, जिस पर महाविद्यालय ने एक लिखित में एक दे दिया गया था, सूचना दे दी महाविद्यालय ने। जिन्होंने कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी उन्हें एक लिखित में सूचना दे दी गई थी कि भैया आपका ये कार्यक्रम महाविद्यालय के भीतर नहीं हो सकता है, क्योंकि आप इसमें प्रतीत होता है कि संगठन का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, यदि आप संगठन का कार्यक्रम नहीं भी कर रहे हैं, आप अगर कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं तो उस पर यदि छात्र संघ आपत्ति करता है तो ये कार्यक्रम तब भी संभव नहीं है। ये कॉलेज के द्वारा लिखित में दिया गया था। उसमें कॉलेज ने साफ साफ लिखा था कि सारे पदाधिकारियों की सहमति हस्ताक्षर के बिना ये कार्यक्रम नहीं होगा। जो हमारा प्रोग्राम है कल जिला सम्मेलन, इसमें हमने मेधावी छात्रों को सम्मान करना है MBPG कॉलेज के। तो हमने सोचा है कि कॉलेज के छात्र हैं तो कॉलेज के अंदर ही सम्मानित हो। अब ये कोई इसकी कोई बात ही नहीं है कि हम बाहर प्रोग्राम करें या किसी बैंकेट हॉल में करें। ये तो खाली कहने की बातें हैं। छात्रों का संगठन है विद्यार्थी परिषद, छात्रों के बीच में काम करता है। हमेशा छात्रों के बीच में 362 दिन रहने वाला संगठन है, तो छात्रों के बीच में ही प्रोग्राम भी होगा कॉलेज के अंदर। ये नहीं है इसमें कोई बाहरी संगठन का इन्वॉल्वमेंट है। विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्राओं के लिए बना हुआ है, कॉलेज में कार्य करता है हमेशा। अगर कॉलेज कार्यक्रम को नष्ट करते तो क्या करेंगे? जी देखिए, हमारे पास परमिशन है कॉलेज की, सभी की। हमने जिला प्रशासन से भी परमिशन ले रखी है और कैंसिल होता है तो फिर हम विद्यार्थी परिषद इसमें आंदोलन करेगी। और अब खबर रामनगर से है, जहां नम भूमि दिवस के अवसर पर तुमरिया जलाशय में तराई पश्चिमी वन प्रभाग और द कार्बेट फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वन प्रभागीय अधिकारी प्रकाश चंद्र आर्या ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में नम भूमि के महत्व, योगदान एवं भूमि के संरक्षण की चुनौतियों इत्यादि विषयों की जानकारी दी गई। साथ ही द कार्बेट फाउंडेशन द्वारा तराई पश्चिमी वन प्रभाग के कर्मियों को तुमरिया जलाशय के प्रवासी पक्षियों की पहचान, उनका महत्व, उनके आवास, खतरे अथवा संरक्षण के बारे में जानकारी दी गई। कि हर साल की तरह इस बार भी हर डिवीजन में निर्देश प्राप्त हुए कि सभी वन प्रभाग अपने यहाँ बर्ड वॉचिंग का फेस्टिवल आयोजित करेंगे। पहले जो जैसा बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल होता था स्टेट लेवल पे एक होता था, तो उससे बहुत ज़्यादा सभी लोगों की भागीदारी नहीं हो पाती थी। इसलिए इस बार ये तय किया गया कि हर डिवीजन अपना अपना बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल करेगा। तो उसी की कड़ी में आज हम लोगों ने आज और कल 2 दिन के लिए हमारा यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आज हमारा यहाँ पे तुमरिया डैम पे जो मेहमान पक्षी हैं उनका अवलोकन करने के लिए हमारे स्टाफ के लोग और हमारे जो फाटो जोन के गाइड्स हैं वो लोग सब इकट्ठा हैं। उसके अलावा कल को हमारा फाटो में प्रोग्राम है, उसमें हम स्कूल के बच्चों को विशेष तौर पर और उसके साथ में जो आसपास के ग्रामीण हैं उसके बाद गाइड्स हैं, बाकी लोकल लोगों को उसमें कल बुलाएंगे और उनको बर्ड वॉचिंग के बारे में और उसको रोजगार से जोड़ने के लिए और संरक्षण के बारे में उनको जानकारी देने के लिए। और बात करते हैं देवाल की, जहां देवाल विकास खंड में बिजली उत्पादन कर रही 5 मेगावाट की चमोली हाइड्रो पावर कंपनी के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। दरअसल डैम साइट पर निर्माण कार्य में अवैध रूप से खनन कर निकाले जा रहे खनिज को लेकर निर्माण कार्य में उपयोग कर एक और कंपनी को प्रत्येक वर्ष लाखों रुपए की हानि पहुंचा रही है, तो वहीं सोशली वेलफेयर के नाम पर कंपनी द्वारा प्रभावित गांव की उपेक्षा कर सोशल वेलफेयर फंड का दुरुपयोग हो रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से स्थानीय निवासी गुस्से में हैं। ग्रामीणों ने चमोली हाइड्रो पावर कंपनी की मनमानी पर रोष जताते हुए कहा है कि कंपनी द्वारा हर वर्ष लाखों रुपए की खनन सामग्री
कैल नदी से निकाली जाती है, लेकिन सरकार को रॉयल्टी के साथ ही अन्य करों का भुगतान नहीं किया जाता है। कंपनी यहाँ पर जो भी बाहर की कंपनियां आ रही हैं, ये बिल्कुल स्थानीय लोगों को मूर्ख बना के रखा है इन्होंने। 15 सालों से यहाँ पर खनन कार्य हो रहे हैं, करोड़ों के कार्य हो रहे हैं, लेकिन अभी तक रॉयल्टी जमा नहीं की गई है और जीएसटी जमा नहीं की गई है इनके द्वारा। और यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है कि खनन हो रहा है, यहाँ पर अवैध तरीके से खनन हो रहा है। और जो यहाँ पर वेलफेयर में खर्चा होना था वो प्रभावित जनता के बीच में ना होकर एक वसूली का केंद्र का अड्डा बन चुका है। पे काम नहीं कर रहे, अन्यथा ये सिर्फ अपना लाभ कर रहे हैं, मतलब जहाँ इनको चाहिए वहाँ पे कर रहे हैं। हमारा स्कूल है जैन बिस्ट्री में, हॉस्पिटल है, वहाँ पे इन्होंने कोई कार्य नहीं किया ये जैन बिस्ट्री के उस पे चमोली पावर हाउस द्वारा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड।